Assalamu alaikum students. How are all of you? Hope so you will be fine. Now today we are going to start unit number 9, that is source and effects of heat and energy. What is the source and effect of heat and energy means हमें हीट और एनर्जी कहाँ से हासिल होती है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस करना है। बहुत सी टर्म्स आएंगी इसमें इन दोनों चीज़ों के से रिलेटेड जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है या फिर जो हमने आज स्टडी करना है उसमें चैप्टर नंबर 9 के हमने MCQs पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 9 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैं आपको एक वन लाइन में बता चुकी हूँ कि हमने सोर्स एंड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करने हैं हीट के और एनर्जी के। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं। पहला जो है MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। ये 4 ऑप्शंस में से हमने बताना ये है कि इनमें से कौन सा बिगेस्ट सोर्स है हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी का सब बच्चों को मीन पता होगा। हीट एनर्जी का मतलब ये होता है कि हमें जो गर्माहट है हीट जो है कहाँ से, हीट की एनर्जी जो है कहाँ से हासिल होती है, इसका बिगेस्ट सोर्स क्या है। तो इसमें सन जो है बिगेस्ट सोर्स है पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स भी हमें हीट देते हैं बट बिगेस्ट सोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें हीट मिलती है, लाइक हम इलेक्ट्रिक जो है सर्दियों में इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, हीटर यूज़ करते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। फूड हम जब खाते हैं तो तब भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन बिगेस्ट सोर्स क्या है, सन। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। जब कोई ऑब्जेक्ट हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है। क्या ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स एज इट इज़ रेस्ट में रहते हैं या फिर मूव करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स आंसर इज़ स्टॉप नहीं होते हैं पार्टिकल्स, उनकी मूवमेंट डिक्रीज भी नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो द नेक्स्ट इज़ थर्मल एक्सपेंशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन ऑटोमेटिक फायर अलार्म, थर्मोस्टेट, फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील्स, वुडन स्टिक। थर्मल एक्सपेंशन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हीट की वजह से किसी बॉडी का एक्सपैंड हो जाना। अगर मैं कोई रॉड है, आयरन रॉड है, उसको मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसके पार्टिकल्स जो हैं एक्सपैंड हो जाएंगे, आपस में पार्टिकल्स टकराएंगे, टकराने से उनमें हीट मज़ीद जो है हीट प्रोड्यूस होगी, उनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, इसे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसने यहाँ पे पूछा ये है थर्मल एक्सपेंशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन थर्मोस्टेट भी हमारे पास आयरन रॉड्स होती हैं इसके अंदर, इसमें भी आयरन क्योंकि एक्सपैंड होता है हीट करने से, हीट मिलने से, तो ये भी इसकी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म जो है इसमें भी हीट की वजह से वो इसकी रेड लाइट ऑन होती है, ये भी नहीं है इसका आंसर। फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील्स, मेटल के टायर्स के अंदर व्हील्स को फिक्स करना, तो मेटल भी हमारे पास एक क्या है, हीट मिलने से एक्सपैंड होने वाली चीज़ है, सो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो वुडन स्टिक जो है ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, वो इसलिए क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। वुड के अंदर इसको हीट मिलने से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड नहीं होते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एक्टिविटी ऑफ मेटेलिक बॉल एंड रिंग शोज। एक्टिविटी ऑफ मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल हमारे पास होता है कि मेटल का बॉल होता है, इसके भी पार्टिकल एक्सपैंड होते हैं हीट मिलने से। एंड रिंग शोज, सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हीट मिलने से क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। यही वजह है कि जो मेटेलिक बॉल है या मेटेलिक रिंग जो है ये दोनों चीज़ें एक्सपैंड होंगे हीट मिलने से। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, सॉलिड ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, जबकि हीट मिलने से सॉलिड क्या होता है, एक्सपैंड होता है, फैल जाता है। नेक्स्ट वन इज सॉलिड चेंज देयर नेचर ऑन हीटिंग। वो चेंज नेचर बतानी पड़ेगी ना, कौन सी नेचर है, जो कि क्या है, एक्सपेंशन है, यही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड, सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता हीट का, दैट इज़ रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज what will happen to the inflated balloon as shown in the figure if the burner is removed। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इस बर्नर को हम इस जो है फ्लास्क के नीचे से रिमूव कर लें
जब ये इन्फ्लेट हो जाए, मतलब इसमें जब हवा फिल कर दी जाए, गैस फिल कर दी जाए, उसके बाद इस बर्नर को रिमूव कर दें, तो बताएं क्या होगा, इसके बैलून के अंदर की सिचुएशन कैसी होगी, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर है इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज़। ऑब्वियस बात है कि जब हम इस जो है बर्नर को हटा देंगे तो इसकी वजह से ऊपर बनने वाली जो गैस थी बैलून में फिल हो चुकी थी, बैलून में गैस ज़्यादा थी। अब जैसे हमने इस बर्नर को हटा दिया तो बैलून के अंदर गैस क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। सो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इट्स करेक्ट ऑप्शन है इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज़, यस इट्स करेक्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज़, रॉन्ग, इट विल बस्ट, फट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे, नथिंग विल हैपन टू इट। So the correct option is its volume will decrease. Now the sixth MCQ is the rise of liquid in thermometer is due to, थर्मामीटर के अंदर जो हम लिक्विड फिल करते हैं सिलिका जेल, आई थिंक सो सिलिकॉन होता है, तो वो जो लिक्विड होता है हम थर्मामीटर के अंदर फिल करते हैं। आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है हम जो है ना अक्सर टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो बताया आपको, इसमें से पूछा ये जा रहा है द राइज ऑफ लिक्विड इन थर्मामीटर इज़ ड्यू टू, थर्मामीटर के अंदर जो वो लिक्विड होता है एक्सपैंड होता है, एवेपोरेशन होती है उसमें, नो, एवेपोरेशन का मतलब होता है गैसेस बनना, मतलब गैस बन जाना, तो एवेपोरेशन तो नहीं होती है ना, एवेपोरेशन होगी तो वो तो टूट ही जाएगा। कंट्रैक्शन भी नहीं होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने थर्मामीटर अपनी बॉडी के साथ लगाया हुआ है, हमें टेम्परेचर है तो 100 डिग्री सेल्सियस था हमारा पहले बॉडी का टेम्परेचर, अब जैसे हमें फीवर हो गया, हमने दोबारा से थर्मामीटर लगाया तो हमारा टेम्परेचर 102 पे पहुंच गया, 103 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये है कि थर्मामीटर के अंदर मौजूद जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपेंशन। द राइज ऑफ लिक्विड इन द थर्मामीटर इज ड्यू टू एक्सपेंशन, नॉट एवेपोरेशन, नॉट कंट्रैक्शन, नॉट कंडेंसेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट 7 इज द कंट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन कूलिंग इज ड्यू टू, कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ऑब्जेक्ट्स के अंदर कूलिंग से, द कंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कंट्रैक्शन ऑन कूलिंग, ठंड की वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स की कंट्रैक्शन क्या असरअंदाज करती है, मतलब पार्टिकल्स पे क्या असर होता है कूलिंग का, डिक्रीज़ इन इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस। अब जैसे ही आप जो है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, पहले पानी होता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं 1-2 आवर्स के बाद देखते हैं वो क्या बन चुका होता है, सॉलिड बर्फ़ बन चुका होता है। तो उसमें होता क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कूलिंग देने से पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन इन साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे हमने एक्चुअली टू दी पॉइंट आंसर देना होता है। बाकी जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं ना, बच्चे समझ रहे होंगे कि ये वाली ऑप्शंस भी आ सकती हैं, लेकिन हमने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सूटेबल MCQ का आंसर है वही मार्क करना है, ठीक है। रिडक्शन इन साइज़ नहीं होता, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ पार्टिकल्स, नो। इंक्रीज़ इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब ये कि पार्टिकल्स के अंदर भी डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे। डिक्रीज़ इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पार्टिकल्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पार्टिकल्स ले लेते हैं। अब ये मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखा है इनके दरमियान। अब जैसे मैं इन पार्टिकल्स को कूल करती हूँ तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिक्रीज़ इन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये बिल्कुल जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा ये पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। ओके, ये सब किसकी वजह से होता है, कंट्रैक्शन की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ when ice melts and water reaches at 4 degrees Celsius its density, so the new term is density for you people। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आइस मेल्ट होती है एंड वाटर रीच और पानी बन जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है। अब डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ में लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मैस और उसके वॉल्यूम पे, ठीक है। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है हमारे पास बन चुका है, जब आइस मेल्ट हुई है तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि इसका मैस क्या हो गया, पानी जब बनता है वाटर से
एक ग्लास में आप 2 क्यूब डाल रहे हैं बर्फ़ के, तो वो जो 2 क्यूब्स हैं वो थोड़ी जगह लेते हैं, जबकि पानी जब बन जाता है तो वो ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है, ज़्यादा जगह लेता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ पे मास ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। सो व्हेन द आइस मेल्ट्स एंड वाटर रीच एट 4 डिग्री सेल्सियस इस डेंसिटी इंक्रीजेस। अदर ऑप्शंस आई विल नॉट डिस्कस हियर। ओके, अंडरस्टूड है। An empty steel container is sealed and heated. Which of the following properties of the gas present in this container increases? वो कहता है कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्टील कंटेनर है जिसको सील हुआ है और उसको हीट किया जा रहा है। यहाँ पे मास, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी में से कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी जब उसको हीट किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है डेंसिटी। अब कैसे डेंसिटी जो है इसकी इंक्रीज़ होगी, दोबारा रीड कर रही हूँ मैं। एन एम्प्टी स्टील कंटेनर इज सील्ड एंड हीटेड। एक एम्प्टी स्टील कंटेनर जो है सील भी है, बंद किया हुआ अच्छी तरीके से, और उसको हीटेड किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द गैस प्रेजेंट इन दिस कंटेनर? गैस की कौन सी प्रॉपर्टी इस कंटेनर में जो है प्रेजेंट होगी? तो जो प्रेजेंट है वो इंक्रीज़ होगी, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द गैस प्रेजेंट इन दिस कंटेनर इंक्रीजेज। इंक्रीज़ कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो वो डेंसिटी है। कैसे डेंसिटी इंक्रीज़ होगी? देखें, डेंसिटी बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। अब खाली मास तो नहीं, उसका हीट करने से क्या होता है, बॉडी के पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। यही आपने स्टार्टिंग में मैंने यही आपको पढ़ाया ना कि हीट करने से पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और वो एक्सपैंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम एम्प्टी स्टील कंटेनर में मौजूद क्या है, गैस मौजूद होगी, ऑब्वियस बात है, क्योंकि गैस के बारे में मैं यहाँ पे बताया जा रहा है। वो कह रहा है ना, गैस जो प्रेजेंट है उसके अंदर, उस पर क्या इफेक्ट होगा हीट करने से। तो उसके मास में भी कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा, ना प्रेशर में इंक्रीज़ आएगा, ना वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा। इंक्रीज़ किस में आएगा? डेंसिटी में इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी एक ऐसी टर्म लिखी गई है जिसमें मास भी यूज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी। अगर मैं अलग से मास पे टिक करती हूँ तो वॉल्यूम रह जाएगा, और अगर अलग से वॉल्यूम पे टिक करती हूँ तो हमारे पास मास रह जाएगा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। And the last one is the instrument which uses the property of expansion and contraction of liquid is। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है? तो हमारे पास है थर्मामीटर। क्योंकि थर्मामीटर में जब हम उसको हीट बॉडी के साथ टच करते हैं या टेम्परेचर चेक करने के लिए लगाते हैं तो उसमें मौजूद जो लिक्विड है वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। अब कंट्रैक्शन में लाइक हमने किसी बॉडी की कूलिंग चेक करनी है, कूलिंग टेम्परेचर चेक करना है उसका, देन वो लिक्विड जो होगा कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है हम एक्सपेंशन को भी डिस्कस कर लेते हैं एंड कंट्रैक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, स्पीडोमीटर ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। मैनोमीटर भी डेंसिटी चेक करने के लिए होता है। ये सारे डेंसिटी चेक करने के लिए होते हैं। बैरोमीटर ये प्रेशर चेक करने के लिए होता है, बैरोमीटर। सिमिलरली मैनोमीटर एंड स्पीडोमीटर भी अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि और प्रॉपर्टीज़ और मकसद के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।